हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुरू होती है जब उसे मिला भूत ही खजाना। कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के, पर यह जो देने वाला है वह ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है कि क्या अगर कोई भूत भी अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे भूत की जिसने मूंगफली और गुड़, धनिया, गुड़ और मुरमुरे, चावल से बना हुआ बहुत छोटा छोटा लड्डू के आकार की खाने की वस्तु बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्य पर से पर्दा उठ सके। हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी भी मैं अपने गांव जवार में सुनी है और जनता की माने तो इस घटना को घटे लगभग 70-80 साल हो गए हैं। पहले गांवों में कुछ बनिया फेरी करने आते थे, आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान, धनिया, मसाला आदि। ये लोग एक दौरी में इन सामानों को रखकर गांव-गांव घूमकर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं, और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ़, आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिया से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़, धनिया, मसलपट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सोनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज़ सुबह सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया आदि अपनी दौरी में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़, धनिया बेचते हुए वह दोपहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़, धनिया, ले मूंगफली, ले मसलपट्टी, दांत में सट्टे, लइका खाएं, सयान हो जाएं, बूढ़े खाएं, जवान हो जाएं। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते थे कि मसलपट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया, और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलियों में या फाड़ आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़, धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज़ चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव से पास के गांव में खेतों से होकर चला जाता है। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ना के ही खेत रहते थे, और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमज़ोर दिल आदमी तो अकेले या खर दोपहरिया या शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या, उधर जाने की सोच कर ही धोती गीली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और बीच में एक बड़ी बारी भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा सुस्ताने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछा बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ,
वह जहाँ सोया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियाँ बहुत तेजी से नीचे ऊपर हो रही थीं और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज़ भी होती थी। अगर कमज़ोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसके दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल कर रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वहीं लेटे लेटे भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत स्पीड से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत जोर से चरण मरण की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही हैं। रामधन को और कौतूहल हुआ और वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेला था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा, तो यह बात है। अब रामधन को समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डाली की भी थोड़ी तोड़ मरोड़ हो रहा था। अरे, अब तो रामधन को और मज़ा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक यह भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जिसने भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, उनमें काफ़ी समानता थी, पर आज तो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे थे। उनमें काफ़ी असमानता थी। वह एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी की सूरत तो बहुत डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थी और उसकी आँख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में डालियां भी टूट चुकी थीं और बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा, एक विकराल बड़े भूत ने कमज़ोर भूत को पकड़ लिया और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। तब वहीं अब केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और भयंकर विकराल भूत। और रामधन भी उठा, क्योंकि उन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने जैसे ही अपनी दौरी उठाना चाही, उठ नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक ये दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर से दौरी उठा नहीं। मैं पसीने से तर हो गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिए, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज से डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसकी तरफ बढ़ रहा है।
रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियां चरर मरर कर रही थीं। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए, पर अब वह वहाँ से भागेगा नहीं। अचानक अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है, कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, शायद यह वही था जो दूसरे भूत को मार रहा था, रामधन के पास प्रकट हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक गुटक कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं, वह विकराल भूत बोला। डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वह वही हाल करूँगा जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछा, वैसे क्या किया था उस कलमुनिया भूतनी ने? वह विकराल भूत हंसा और बोला, कलमुनिया काफ़ी दिनों से ललमुनिया तीन टंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर समझा ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने, और दौड़ा दौड़ा कर मारा। रामधन अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो। बहुत भूख लगी है और थक गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़ धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़ धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनती भाव में बोला कि गुड़ और धनिया और दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़ धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तू ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूतों प्रेत के पास जाकर संपत्ति होती है, अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामधनी दौरी में से थोड़ा और गुड़ धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसे दो तो ये दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़ धनिया ले ली और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपने दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एक पेड़ की ओर पहुंचा। यह उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। उस छोर पर एक जगह थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में एक छोटा नीम का पेड़ था। उसका थोड़ा आगे एक छोटा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर मैं बहुत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसके नाखून और बड़े हो गए और इन्हीं आँखों से उस पलास के पेड़ के नीचे लगा खोदने का काम जो ही खत्म हुआ, तब ही रामधन उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बक्सा दिखाई दिया। अब तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बक्से को बाहर निकाला। बक्सा बहुत भारी था। उसने ढक्कन हटाए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि बक्से में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी दौरी का सारा सामान वहीं गिरा दिया और भूत को बोला कि आप सब खा लो। भूत खाने पर टूट पड़ा। उधर रामधन
सारा माल अपनी दौरी में रखा और उसे तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने मढ़ई के स्थान पर लेंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाला भूत जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ कर। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।